वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, एक सन ऑफ गॉड किंशु से कहता है कि ऊपर मुझे दे दो, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो और कितने भी बड़ा तुम पर दबाव बना जाए तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर किंशु उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ। एपिसोड की शुरुआत में वो सन ऑफ गॉड किंशु से कहता है, किंशु तुम्हें क्या लगता है कि सारे सन ऑफ गॉड मेरे जितने ही तुमसे अच्छा से व्यवहार करेंगे? हर एक सन ऑफ गॉड के पास अपना अपना ट्रम्प कार्ड है और हर एक सन ऑफ गॉड अपने आप में ही अलग चीज़ों को रखते हैं। और जो सन ऑफ गॉड अभी इस बेट को हारे है, श्योरली वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और मैं जाते हुए तुम्हें 4 वर्ड कहना चाहता हूँ कि अपने आप का ख्याल रखो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर किंशु उस पर्ल को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर तोता किंशु से कहता है, जब एक पक्षी को रोने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन जब उसे रोना पड़ता है तो वो इतना रोता है कि सबको चौंका देता है। ये सुनकर किंशु हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है कि थैंक यू मास्टर, आप इस दुनिया में सबसे अच्छे और शानदार है। फिर किंशु अपने मन में कहता है, इस पैरेट का जो ओरिजिन है वो काफ़ी मिस्टीरियस है और यह सिक में एक हाई रैंक पर है और ये हेड के जैसे काम करता है। अगर मैंने इसके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे तो मुझे भविष्य में काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर तोता किंशु से कहता है कि तुमने सही कहा, बाकी के सन ऑफ गॉड काफ़ी शांत है लेकिन तुम किंशु तुम काफ़ी नेचुरल हो और मेरी नज़र में जो एम्परर सन का बैटल होने वाला है आखिर में आप पर भारी पड़ सकता है। ये सुनकर किंशु तोते से कहता है कि मैं आप पर भरोसा करता हूँ मास्टर। ये सुनकर तोता किंशु से कहता है कि मुझे तुम पसंद आए, तुम काफ़ी होशियार हो और तुम्हारे पास शर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा अवसर है न्यूयनपुर में, लेकिन अभी ये सील्ड स्टेट में है तो इसका कुछ ज़्यादा उपयोग नहीं होगा। लेकिन मास्टर तुम्हारे लिए इसे खोलकर तुम्हें अच्छे से स्टडी करने के लिए वापस दे रहा है। ऐसा कहकर अपने पंखों को हिलाकर वो न्यूयनपुर को सील्ड से अनसील्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो न्यूयनपुर काफ़ी चमकने लगता है, जिसे देखकर किंशु भी काफ़ी खुश हो जाता है। फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंशु जाते हुए कहता है कि उन्होंने कहा था कि न्यूयनपुर का एंडलेस मैजिकल यूज़ है, लेकिन इसका क्या यूज़ है? जहाँ तक मुझे पता है इस न्यूयनपुर में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है। क्या ये इसे रिलीज़ भी कर सकती है? चलो कोशिश करके देखते हैं। ऐसा कहकर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस न्यूयनपुर में डालने लगता है, जिसकी वजह से वो न्यूयनपुर काफ़ी चमकने लगता है। फिर वो किंशु उस न्यूयनपुर की मदद से एक जोरदार अटैक सामने की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से सामने वाले दीवार में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये देखकर किंशु काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि ये इस तरह से भी काम कर सकता है। फिर किंशु कहता है कि इसने इतनी जल्दी अपने अंदर रखी हुई स्पिरिचुअल पावर को छोड़ दिया जो सीधा जाकर अपने टारगेट पर जाकर फट गई। ये तो काफ़ी पावरफुल है। फिर किंशु एक क्यूट सा चेहरा बनाते हुए इस पर्ल को अपने गालों पर सहलाते हुए कहता है कि ये काम कर गया है, काफ़ी अच्छी बात है। मैंने इसमें ज़्यादातर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं डाली थी, इसकी वजह से जो पावर निकली वो काफ़ी हद तक नहीं थी। मेरे डांटियन में अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पावर है और जैसे ही मेरी कल्टिवेशन बढ़ती जाएगी वैसे ही जब स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होगी एक यूनिट में तो वो बहुत ही ताकतवर होती जाएगी। आप इस पर्ल को चार्ज कर सकते हैं जो कि एक और मोबाइल के बराबर है। अगर मैं इसे अपने परमानेंट डांटियन में रख दूं, क्या ये इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद क्या ये पूरी तरह से बदल जाएगा? हमें यंग फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर किंशु आया हुआ होता है और जैसे वो अंदर एंट्री करता है तो उसके सामने गाओ और प्रिंसेस घुटने पर बैठे हुए होते हैं और उसके बाजू में बाई खड़ी हुई दिखाई जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाई अपना फ्रूट खाते हुए किंशु की तरफ देख रहे होते हैं। तभी गाओ किंशु से पूछता है, सन ऑफ गॉड इस बार 18 सन ऑफ गॉड एक साथ इकट्ठा हुए थे, क्या कर रहे थे? उन्होंने आपको शर्मिंदा तो नहीं किया? फिर किंशु कहता है कि कुछ सीरियस नहीं हुआ, याओची फेस्टिवल में सिर्फ 3 जगहें खाली थी तो सारे सन ऑफ गॉड वहाँ पर जाना चाहते थे, इसलिए वहाँ पर कौन 3 सन ऑफ गॉड जाएंगे, इसलिए वहाँ पर ट्रायल रखा गया था। फिर बाई कहते हैं कि 18 में से 3 को सिलेक्ट करना, क्या ये काफ़ी खतरनाक कॉम्पिटिशन था? फिर क्या हुआ, वहाँ का रिजल्ट क्या हुआ, तुम्हें चुना गया कि नहीं? मैं कब से चाहती थी कि याओची जाकर वहाँ पर नहा। ये सुनकर मिंग्यो अपने मन में कहते हैं, किंशु तुम आपसे कल्टीवेट करना क्यों ना शुरू कर दो, लेकिन तुम बाकी के सन ऑफ गॉड के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। मुझे पता है कि तुम्हें चुना नहीं गया होगा, तुम सबसे आखिर में आए हुए होगे। फिर किंशु कहते हैं कि ये कैसे नहीं हो सकता कि मैं चुना नहीं जाता, आखिरकार मैं एक सन ऑफ गॉड हूँ और इस समय तो मैं पहले स्थान पर आया हुआ हूँ। जो बाकी के 17 सन ऑफ गॉड थे वो मेरे अपोनेंट कहलाने के लायक भी नहीं थे और मास्टर वू ने तो मुझे स्पेशली रिवॉर्ड भी किया है एम्परर के वो ग्रेट ऑब्जेक्ट न्यूयनपुर से। ये बात सुनकर बाई काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि मैंने न्यूयनपुर के बारे में सुना है, न्यूयनपुर ग्रेट एम्परर के व्यक्तिगत अधिकार के
आधीन आता था। फिर भाई एक क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहते हैं कि जल्दी से बाहर निकालो और वो मुझे दिखाओ। ये सुनकर प्रिंसेस मिंगो अपने मन में कहती है कि खुद की बड़ाई कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है बाकी के सन ऑफ गॉड तुम्हारे जैसे कचरा है और वो तुम्हें एम्परर की चीजें ऐसे ही लेने देंगे? तुम इतनी बड़ी बात कह भी कैसे सकते हो? और जो एम्परर की चीजें वो काफी कीमती और मूल्यवान होती है, वो तुम ऐसे ही किसी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर कोई चला आ जाता है और कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड। उसे देखकर गावलो काफी चौंक जाता है और कहता है कि 14 सन ऑफ गॉड जाओ हुए भाई। फिर जाओ हुए भाई हंसते हुए कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड आपको इतना भी नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो यहाँ पर आपको बधाई देने के लिए आया हूँ कि आप याओची फेस्टिवल में पहले स्थान पर आए हुए हो और आपको एम्परर की चीज नोयन पर भी दी गई है। ये सुनकर प्रिंसेस मिंगो काफ़ी चौंक जाती है और अपने मन में कहती है कि क्या इसने 9 पर भी पा लिया और पहले स्थान पर भी आ गए? क्या क्यों ये सच में कर दिया? क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? तभी जाओ वाई बे की नज़र प्रिंसेस मिंगो पर पड़ जाती है और कहता है कि मुझे हमेशा से ही पता था कि 18 सन ऑफ गॉड को लड़कियों के साथ खेलने में मज़ा आता है। आज मैंने देख भी लिया कि आप इसमें कितने ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ तक कि प्रिंसेस घुटनों पर यहाँ पर बैठी हुई है, आपको तो दया नाम की चीज़ भी नहीं पता होगी। ये सुनकर प्रिंसेस मिंगो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर किंशु जाओ वेबे से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? फिर जाओ वेबे कहता है कि यह सेक्ट में सबको पता है कि सन ऑफ गॉड किसी टेम्पल में किसी वजह से नहीं जाते हैं। मैं यहाँ पर आपका कर्ज लेने के लिए आया। सुनकर किंशु गावलाव से कहता है कुछ समय पहले प्रिंसेस ने जो हमें कंपनसेट किया था, तो 14 सन ऑफ गॉड को पैसे के बदले स्पिरिचुअल टोन कन्वर्ट करके दे दो। फिर गावला अपनी जेब में से एक पुतली निकालता है और उसे 14 सन ऑफ गॉड को देते हुए कहता है कि भाई ने आपसे 50 स्पिरिट स्टोन टोटल लिए थे और 20% इंटरेस्ट हर साल के नियम से 60 स्पिरिट स्टोन टोटल में होते हैं। ये देखकर 14 सन ऑफ गॉड कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है। ये सुनकर आप गावला कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है? फिर जाओ वाई कहता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन एकदम गलत है। जो इंटरेस्ट रेट था 20% ये सही है, लेकिन वो हर साल का इंटरेस्ट रेट नहीं था। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो दोस्तों।